हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए आप लोग क्लास 9 का जो साइंस का पेपर है विज्ञान का, उसको हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे साथ में। पहली बार अगर चैनल से आए हो आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सेट 1 कंप्लीट करते हैं। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है ना, सारे का समझना जरूरी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप लोग को, और याद रखिए सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। एक एक अंक का प्रश्न है, 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प सही है और कोई भी प्रश्न गलत के लिए काटा नहीं जाएगा। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगा एग्जाम में अगर नहीं भी पता रहेगा तो कोई ना कोई ऑप्शन जो ज़्यादा सही लगेगा उसको टिक करके आ जाना एग्जाम में, ठीक है, जरूर आ जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे गलत के लिए नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। एसआई मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, याद रखिए। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सेम दिख रहा है ना, चलिए सेम दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो सेकेंड ऑप्शन अगर देखना चाहें तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। क्या सेम है, क्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग को मैं सब बता दे रहा हूँ एग्जाम में। देखिए खाली सिर्फ टिक करके सिखाना मुझे नहीं है, मुझे सब चीज़ समझाना है ताकि आप लोगों को क्या हो एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो। बल का क्या होता है, बल का फॉर्मूला होगा आप लोग को जानते होंगे, F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। वही संवेग का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कम सेम होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। जब हमारा फर्स्ट वाला सेम आ गया तो फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखें, इस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या मारेंगे, टिक मारेंगे चाल एवं वेग, याद रखिएगा चाल और वेग, ठीक है। और चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में, तो निश्चित दिशा में चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से था और ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ आ गया, ठीक है। तो दूरी तो ये हो गया, जो पूरा उसने जो रास्ता तय किया वो हो गया दूरी। दूरी देख रहे हो, ऐसे 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 करके ऐसे आ गया, तो ये हो गया दूरी। लेकिन वो किस दिशा में गया, अगर हम फाइनली बोलेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है और वो पॉइंट जो जहाँ पे पहुँचा वो यहाँ पे है, तो कितना दूर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से वस्तु यहाँ आ गया, वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया। तो विस्थापन किस दिशा में हुआ, विस्थापन हमारा इस दिशा में हुआ। तो दिशा की जब बात कर देगा ना तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि यहाँ पे हम दिशा नहीं बता सकते। पहले वाला में दिशा बता सकते हैं क्या, पहले वाले में दिशा हम लोग नहीं बता सकते। यहाँ वाला में देखिए ये सब कहाँ गया, कौन दिशा बताओगे, यहाँ दिशा बताओगे कि यहाँ दिशा बताओगे कि यहाँ दिशा बताओगे, लेकिन फाइनली एक दिशा अगर हमको देना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं। तो विस्थापन से हम दिशा बता सकते हैं। तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलिए आते हैं। और पहली बार अगर चैनल से जुड़े तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दूंगा और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग वीडियो के लास्ट में देखना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चैनल सब्सक्राइब कर लो सिर्फ बस। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग का एसआई मात्रक आप लोगों को क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का, चाल का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा दोनों का, ठीक है, दोनों का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एसआई मात्रक पूछ रहा है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मैंने बताया था, एक्सेलरेशन का, मतलब त्वरण का, याद रखिएगा त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सारा चीज़ आप लोग को देखते चलना है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है, स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको, तय की गई दूरी को, कि कितना किलोमीटर तक गया है। इस यंत्र को क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा थर्मामीटर से क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम शरीर का तापमान मापते हैं कि हमारा बुखार कितना है, या फिर किसी भी चीज़ का तापमान माप सकते हैं कि उस वस्तु में कितना मतलब कि तापमान है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचा, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। तो ये दोनों का क्या क्या काम है चलिए हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चले कि तय की गई दूरी को कौन मापता है। तो देखिए हमारा क्या है, एक स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है कि स्पीडोमीटर में चाल दिया हुआ है, जीरो का बोलते हैं ना कि जीरो के स्पीड में चल रहे हैं, 20 का 40 का, या इसका मतलब क्या होता है 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटा में चला जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर मतलब 80 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाएगा। तो ये होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। वहीं ओडोमीटर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है
कितना गाड़ी डिस्टेंस चला गया। देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए ये कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, इसका जो माप होता है ना उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ये दोनों का जोड़ के माप आता है, तो ये ओडोमीटर आएगा। क्या होगा? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का ये होता है दूरी मापने का काम। देखिए ओडोमीटर क्या करता है? दूरी मापता है। ये दूरी मापेगा और ये स्पीड मापेगा। समझ में आ गया? तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कौन तय की गई दूरी को मापता है? तय की गई दूरी को मापता है। देखो यहाँ पे तय की गई दूरी पूछ रहा था, तो तय की गई दूरी के लिए क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा मैंने बता दिया। अगर चाल पूछता, चाल क्या होगा? चाल के लिए क्या होगा? स्पीडोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग ना नोट्स कॉपी लेके बैठिएगा, ऐसे नहीं बैठा कीजिए हमारे क्लास में। फिर से बता रहा हूँ, कॉपी लेके बैठिए और सारा चीज़ नोट करते चलिए। अगर चाल पूछेगा ना आपके एग्जाम में, तो चाल आएगा तो स्पीडोमीटर मार देना। ठीक है, तापमान पूछेगा तो थर्मामीटर। इसलिए मैं सारा चीज़ करवाते चल रहा हूँ। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? तो रैखिक संवेग यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पी से अगर हम डिनोट करें संवेग को, पी इज इक्वल टू होता है एम बी। पी इज इक्वल टू होता है एम बी। एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। क्या होता है इसका मतलब? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो वजन है, जो उसमें द्रव्यमान है, और भी मतलब वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, चाल हो गया। ठीक है, तो द्रव्यमान और यहाँ पे वेलोसिटी जो कि वेग हो गया, दोनों के गुणनफल से हमें क्या मिलता है? संवेग मिलता है, मोमेंटम मिलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। P इज इक्वल टू एम हो गया, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम जब आया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि हम अगर पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं, तो द्रव्यमान m है, तो इसको हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2m बन जाएगा, है ना। इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। और फिर बोलता है कि नहीं, उसका वेग भी आधा कर देंगे। तो वेग आधा कर देंगे तो ये जो भी दिख रहा है उस भी का भी हम हाफ कर देंगे, और दोनों को गुना अगर करोगे तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? एम भी बचेगा। सेम वही चीज़ आ गया वापस जो चीज़ शुरू में था, कैंसिल आउट होके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वही रहेगा। क्या रहेगा? दोनों का जो रैखिक संवेग है सेम रहेगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी 5वां नंबर का। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलता है यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? तो याद रखिए कि जिसका वजन ज़्यादा होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है, उसी को हम लोग को खिसकाने में दिक्कत होता है। अगर अभी ज़मीन में अगर हम 6 kg का बक्सा रख दें और वहीं पे फिर 34 kg का बक्सा रख दें, किसको धकेल पाओगे आसानी से? इसको तो तुम आराम से धकेल लोगे, लेकिन इसमें लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखते होंगे जो बोरा रहता है आलू का, घसकाने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कि बी का जड़त्व 1 से ज़्यादा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 6 का बी ऑप्शन। हमारा जो बी है जो कि 34 किलोग्राम का है, देखिए ये वाला, उसका ए से ज़्यादा हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 7th को नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? जड़त्व से रिलेटेड एक चीज़ देख लीजिए आप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। जड़त्व में क्या होता है ना कि वस्तु जिस चीज़ में है, ठीक है, वस्तु जिस अवस्था में है वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर असंतुलित बल ना लगे। जब तक उस पर असंतुलित बल नहीं लगेगा वस्तु उसी दिशा में जाना चाहेगा जिस अवस्था में वो है। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, अगर वो गति में है, अगर गति में जा रहा है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा जड़त्व का पहला नियम। आप लोग सुने होंगे कि जड़त्व का पहला नियम क्या होता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, वो अपनी अवस्था का क्या करता है? विरोध करता है परिवर्तन का। तो देखिए अगर जैसे एक चालक यहाँ पे चला रहा है गाड़ी, अचानक ब्रेक मारा, तो आप देखे होंगे क्या होता है? ब्रेक मारने से आदमी का जो है आगे चला जाता है बॉडी, देख रहे आगे चला जाता है बॉडी। अगर ये सीट बेल्ट ना लगाए तो इसका माथा भी चोट लग सकता है, माथे में, सिर में। इसलिए आप लोग जब भी गाड़ी में बैठे तो ध्यान से बैठें और सीट बेल्ट जरूर पहने। ये हमारा बात समझें आप लोग, क्योंकि देखिए जड़त्व के नियम के अनुसार अगर आप बेल्ट नहीं पहनते हो तो आपको चोट लग सकता है। तो जड़त्व का नियम यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, तो वही जड़त्व यहाँ पे क्या आता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का पहला नियम में वो आता है, याद रखिएगा। जड़त्व क्या है? पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होता है, उस पर लगे बल के बराबर होता है। आप लोग सुने होंगे कि जब खिलाड़ी कैच लेता है,
कैच लेता है ऐसे करके, बॉल ऊपर से आता है, तो जब बॉल से ऊपर आता है हाथ आगे बढ़ाता है तो देखे होंगे हाथ को नीचे करके और लेता है। आप लोग ये पढ़े भी होंगे कि हाथ को नीचे करके क्यों लेता है, हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे 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 बॉल को लेगा ताकि क्या हो, बॉल धीरे धीरे धीमा हो, अचानक धीरा ना हो जाए। इसीलिए आप लोग जब भी कैच लीजिएगा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट जब भी खेलोगे तो कैच हमेशा हाथ को नीचे करते, मतलब हाथ नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये नहीं कि हाथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऊपर नहीं निकालना है हाथ, नहीं तो बॉल से बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन अगर हाथ को नीचे करते हो, धीरे धीरे नीचे ले जाओगे, जैसे बॉल ऊपर से आ रहा है नीचे और तुम भी हाथ धीरे धीरे नीचे कर करके लेकर कैच ले रहे हो, हाथ यहाँ पे तुम्हारा हाथ है, हाथ नीचे नीचे ले जा रहे हो धीरे धीरे और कैच लोगे तो कम चोट आएगा। तो यही है यहाँ पे जड़त्व का नियम। तो ये दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम भी मैंने समझा दिया आप लोग को कि संवेग में परिवर्तन की दर है ना, उस पर लगे बल के बराबर होता है। अब ये देखिए न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग को पता होगा कि रिएक्शन इज इक्वल टू, मतलब कि क्रिया का इक्वल क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो, तो वो वस्तु भी आप पर एफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्रिया के लिए बराबर प्रतिक्रिया मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। संवेग संरक्षण के नियम आप लोग पढ़े होंगे कि संवेग का जो मान होता है वो चेंज नहीं होता, mv का मान। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर जड़त्व का नियम का एक आंसर। तो 7th का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। रॉकेट, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, किस पर, संवेग के संरक्षण पर। याद रखिएगा, संवेग के संरक्षण पर काम करता है। जितना नीचे तेजी से निकलता है ना धुआं, उतना ऊपर से वो उनको एग्जॉस्ट मिलता है और उतना जल्दी से तेजी से चलता है। आगे देखिए, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि मास क्या होता है, भार क्या होता है, क्या होता है mg। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू भार, मतलब कि न्यूटन इज इक्वल टू mg होता है, जो फोर्स उस पर लगता है। तो देखिए क्या हम करेंगे, तो मास इसका कितना दिया हुआ है हमको, 60 kg। कितना दिया हुआ है, 60 kg, तो लिखेंगे 60 और g का वैल्यू कितना दिया था 10, तो कितना आ गया 600 न्यूटन आ गया। तो व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। ठीक है, अब चंद्रमा में क्या होता है ना, किसी भी वजन जो धरती पर जो वजन होता है उसका 1/6 होता है। ठीक है, 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग, तो गुना कर देंगे 1/6 से, 600 को गुना कर देंगे तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कम 6 और 0 का 0 रह जाएगा। कितना आया आंसर, 100 आया। कितना आया, 100 आया। आप लोग अगर देखना रहता है तो कोई भी वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ पे रिवीजन करके फिर से रिपीट करके पीछे देख सकते हो। और अगर वीडियो क्लीन नहीं दिख रहा है तो 480p पर देखा करो वीडियो, 480p पर। ठीक है, तो चलिए क्या मैंने बताया, क्या हो जाएगा इसका 100 न्यूटन हो जाएगा। 9 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा कर दें तो क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि दो वस्तु अगर है m1 और m2, अगर f1 फोर्स से ये और f2 फोर्स से ये गुरुत्वीय बल लगा रहा है एक दूसरे पर, r डिस्टेंस है, r मतलब दूरी में है दोनों के बीच कितनी दूरी है, m1 और m2 के बीच r। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि दोनों बल कितने लगाते हैं, m1 × m2 बाई r²। ये आप लोग को पता होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को पता है कि g m1 m2 बाई r² है, लेकिन अब हम उसका आधा कर देंगे तो r/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अब आधा हो जाएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 रह जाएगा और नीचे हो जाएगा r²/4 और ये 4 ऊपर जाके चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। आप लोग को मैथ्स बनाने आता होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा ये सारे क्वेश्चन में। फिर से देख लो क्या है, g m1 m2 बाई रेडियस का कर दिया, आधा कर दिया, r/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इक्वल के बाद क्या होगा कि ये वाला जो r/2 है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए g m1 m2 नीचे तो r² रह जाएगा, लेकिन ये 4 जो है, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या है आंसर, 4 गुना। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग का सही है, 10th का ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन कर सकती है। आप लोग सुने होंगे कि ध्वनि उपरोक्त सभी, मतलब कि ठोस हो या तरल हो या गैस हो, तीनों में गमन कर सकता है। वायु में ध्वनि तरंगे जो है
वो कि निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे पूछ रहा है। तो वायु में ध्वनि तरंगे क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे में क्या होता है कि कणों का कंपन है ना दिशा के अनुदिश होता है। याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग में देखिए ऐसे ऐसे डायरेक्शन में होता है, कणों का जो कंपन होगा और जो तरंग के संचरण की दिशा होगी वो अनुदिश होगी, तरंग संचरण की दिशा। और इसमें क्या होगा? अनुप्रस्थ में देखिए इस तरह से लंबवत। ठीक है, दोनों में यही अंतर है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्वनि की तरंगे आप लोगों को पता होगा किस तरह से जाता है, ये वाला तरंगों की तरह कंपन होता है ध्वनि में, ऐसे 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 बढ़ता है। ठीक है, वहीं रस्सी में तरंग कैसे चलता है? रस्सी में ऐसे चलेगा तरंग, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर आ जाएगा। मानव श्रव्य प्रकाश की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो ये ऊपरी सीमा हो गया, ये निचली सीमा हो गया। हम लोग को क्या पूछ रहा है? आवर्ती की ऊपरी सीमा है ना, आवर्ती की ऊपरी सीमा पूछ रहा है, ऊपरी सीमा। तो क्या हो जाएगा? 20 किलो हर्ट्ज। 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों है ना के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? अगर क्लीन नहीं दिख रहा है वीडियो 480p कर लें। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। चलिए बर्फ का गलनांक कितना होता है? याद रखिएगा। बाकी का भी आप लोगों को पता होगा। संघनन में क्या होता है? संघनन में क्या होता है कि जो ठंडा हो जाने के बाद जो पानी के बूंद है, जो भाप है, वो पानी बन जाता है। ऊर्ध्व पारतन में क्या होता है कि बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस क्या होता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। प्रसरण भी आप लोगों को कमेंट करना है। सारा चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, जितना है मैं लगभग बता दे रहा हूँ। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक आपका इतना केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 केल्विन दिखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? आप लोग याद होगा कि सबसे ज़्यादा संपीड़ित क्या होता है? गैस होता है। और सबसे कम क्या होता है? ठोस, है ना। और द्रव क्या होता है? बहुत कम संपीड़ित होता है, लेकिन ये ना के बराबर होता है। तो आप लोग को तीनों में सबसे ज़्यादा संपीड़ित क्या होगा? गैस हो जाएगा। ठीक है, तो गैस हम लोग का यहाँ पे आंसर दिया होगा। तो गैस में कौन सा दिया हुआ है? ठोस है, नमक तो ठोस है, तेल भी आपका द्रव है, जल भी द्रव है, और गैस में हम लोग का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक मतलब कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण मतलब कि आपका यौगिक होना चाहिए। तो देखिए लोहा, पीतल, तांबा है ना, ये सभी धातु से मिलकर बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का आपका सी हो जाएगा, जल, H2O यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पीतल किस 17 का आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 18 में चल रहे हैं कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल याद रखिएगा, पीतल ध्यान से याद रखिएगा कि जिंक और कॉपर का मिश्रण है। किसका? जिंक और कॉपर, मतलब कि जस्ता और जिंक, जस्ता और तांबा का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि जल का बर्फ में बदलकर फिर बर्फ फिर से जल बन सकता है। मोमबत्ती पिघलता है तो फिर मोमबत्ती को आप जमा करके थोड़ा सा मोमबत्ती बना सकते हैं। ये दोनों में आता है, रासायनिक और भौतिक दोनों में से, लेकिन पिघलना पूछ रहा है तो पिघलना हो जाएगा भौतिक। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना फिर हम लोग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। तो क्या हो जाएगा? 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला ऑक्साइड का? सेकेंड ऑप्शन Na2O, क्योंकि Na का वैलेंसी 1 है और O का 2 है, तो Na2O होता है। ठीक है, चलिए 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? तो याद रखिएगा जल का फॉर्मूला होता है H2O। O का आप लोग को परमाणु भार पता होगा, वो 1 होता है, तो 1 गुने 2 और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, क्या हो गया? 16 और 2 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया इसका भार, और 36 को हम 18 से भाग देंगे अब। ठीक है, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, कितना आ गया? 2। याद रखिएगा 2 आया हमारा। तो क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या कैसे लिखेंगे? मोलों की संख्या लिखेंगे 2। क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या 2 आएगा हमारा। कितना आएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा पूछ रहा है? क्या होगा? C2 का, H2 का, C का होता है 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का भी मैंने बताया 1 गुने 2 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 24 प्लस 2 26,
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो अगर डाउट लग रहा है या कुछ भी लग रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। जे टॉमसन ने। आप लोगों को कमेंट करना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की, ताकि आप लोग भी याद रख सकें। ठीक है, जरूर कीजिएगा कमेंट, जब हम बोल रहे हैं तो करना जरूर है आप लोग को, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 24 नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, है ना। तो याद रखिए कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही आपका उसका परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, याद रखिएगा ये चीज़। और जो एटॉमिक वजन होता है, मतलब एटॉमिक द्रव्यमान, क्या बोलते हैं उसको, मास नंबर, वो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, ये एटॉमिक वेट हो, एटॉमिक मास हो गया, मतलब कि पूरे परमाणु का भार। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और पी होता है परमाणु संख्या। तो देखिए आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये आपका देखिए यहाँ पे परमाणु भार है। यहाँ पे देखिए n न्यूट्रॉन हो गया प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर। और याद रखिएगा कि जब भी अगर आवेशित नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ साफ में, अगर आवेशित नहीं है, ठीक है, आवेशित अगर ना हो अगर परमाणु, तो प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु संख्या। तो यहाँ पे आवेश का बात कहीं तो किया नहीं गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या से हमारा परमाणु संख्या नहीं निकलता, अभी मैंने बताया। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन तो बढ़ घट भी सकता है, मतलब कि संभारिक में चेंज भी हो जाता है। संभारिक के केस में देखिएगा चेंज भी हो जाता है। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा 11 प्रोटॉन होगा और फिर वही परमाणु संख्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी वही चीज़ क्वेश्चन कर रहा था, बता रहा था, अभी देखिए आ गया। किसी तत्व के समान संभारिक में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का समान नहीं होगा? तो क्या समान नहीं रहता है? न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। तो 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? आप लोगों को पता होगा कि अमीबा ऐसे जो आकृति में रहता है, ऐसे अमीबा जो है यहाँ पे ऐसे भी रहता है। तो अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव के अंदर आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो 27 का सी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। ये सारा चीज़ आप लोग को याद करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो 28 का सी हो जाएगा, प्रासरण उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण। ठीक है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखिए पौधे के शीर्ष का बात कर रहा है। तो देखिए समस्थानिक का मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिख के दिखा दिया था कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक के केस में ये होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी शीर्षस्थ विभोज्योतक, अंतर्विष्ट विभोज्योतक अथवा पार्श्व विभोज्योतक जो होता है, जिसके कारण पेड़ में वृद्धि होता है। ठीक है, पार्श्व और क्या है, पार्श्व विभोज्योतक, अंतर्विष्ट विभोज्योतक और शीर्षस्थ विभोज्योतक। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, बोल रहा था कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभोज्योतक पाया जाता है, जिसके कारण उसमें वृद्धि होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऊतक के बाद विभोज्योतक। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के तरल अधात्रिक भाग को क्या कहते हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? 31 का आपका श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारा संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत होता है दूध, तो दूध याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? याद रखिए रबी फसल आप लोग का जो होता है और खरीफ फसल, इनका बुआई का टाइम, कटाई का टाइम आप लोग को कमेंट करना है, पूछता है एग्जाम में। और दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल के साथ, रबी फसल का बुनाई और कटाई का समय, खरीफ का बुआई और कटाई का समय, और दो एग्जाम्पल के कौन कौन से फसल इनके अंदर आते, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, कॉपी में लिख कर, अगर नहीं जानते तो खोज कर कमेंट कीजिए ताकि याद रह जाए। तो क्या हो जाएगा? चना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चना। ठीक है,
बहुत बार क्वेश्चन ये हम देखें हर साल आता है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो आपका 33 का क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन, उसका कोशिकीय संरचना। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उभयचर किसे कहते हैं। ठीक है, उभयचर, तो देखिए जो ब्रायोफाइटा होता है वो स्थल मतलब उभयचर होता है, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म स्थल पर और जिम्नोस्पर्म स्थल पर रहता है, और टेरिडोफाइटा जो होता है उसको जल की आवश्यकता होती है, प्रथम स्थलीय पादप है। तो हमको यहाँ पे उभयचर का बात करेगा तो हम लोग ब्रायोफाइटा को टिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जल और दोनों दोमी पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 34 का। 34 के बाद 35, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए वेल मत्स्य में नहीं आता है, वेल भले मत्स्य जैसा लगता है आपको, लेकिन देखिए वेल क्या होता है ना, वेल मछली जो होता है उसके यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे वेल मछली अगर पूरा मैं बना दूँ उसका सिर्फ फेस देखिए, तो यहाँ पे फेस के आगे यहाँ पे क्या रहता है, वेल मछली के आगे फेस में। ठीक है, वेल मछली के ऐसे आगे यहाँ पे फेस में क्या रहता है, छेद रहता है जहाँ से पानी निकालता है। आप देखे होंगे हवा निकालता है, बहुत जोर से निकालेगा पूरा ऊपर में आके समुद्र में। हर 15-20 मिनट के बाद उसको बेचारा को ऊपर आना पड़ता है पानी लेने के लिए, सांस लेने के लिए, हवा लेने के लिए। तो क्या होता है ना कि वो यहाँ पे क्या है, स्तनपायी जानवर है। क्या है, स्तनपायी जानवर है। बाकी मत्स्य आप देखोगे कि वो पानी के अंदर ही रहते हैं, उसको बाहर सांस लेने के लिए नहीं आना पड़ता, लेकिन इनको आना पड़ता है। ठीक है, ये स्तनपायी जानवर में आते हैं। चलिए 36 में देखिए, वैश्विक उष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण वैश्विक उष्णन होता है और इसके कारण ही इससे बचने के लिए इससे कम करने के लिए बोला जाता है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं होगा, तो याद रखिए हैजा जो होता है वो जल से ही होता है, जल में जो बैक्टीरिया होता है और खाने में उससे फैलता है। जल के तापमान में परिवर्तन होना लाजिमी है। जल प्रदूषण होगा तो जल का तापमान में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जल में जो रहने वाले जीव जंतु है उनको रहना कष्टकारी हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी हाँ हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तभी जाके जीव जंतु मरना शुरू करते हैं। फेफड़े संबंधी रोग सीधा क्या बोलते हैं उसको, वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावित नहीं होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली फेफड़े संबंधी रोग जल्दी नहीं होंगे जल प्रदूषण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग तो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग जो एक से दूसरे को ना फैले तो वो होता है रतौंधी। रतौंधी एक से दूसरे को नहीं फैलता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग, यहाँ पे रोग होगा के उदाहरण है, तो दीर्घकालिक रोग के उदाहरण क्या हो जाएगा, 39 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, टीबी। ये बहुत दीर्घकालिक रोग है, बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक जल्दी नहीं होता। हो भी जाएगा तो फिर भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं, तो जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आएंगे, मोनेरा। तीसरा से देखिए, मैंने सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आप लोग को सभी वीडियोस दिख रहे होंगे, तो आप लोग वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट बार चैनल को आए थे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे जुड़ना है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा, BORD बोर्ड आभा। क्लास 10th में अगर आप लोग अब जाने वाले हो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी से जुड़ के रह जाइए। चलिए टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ, जुड़ के अभी से रह जाइए उसमें। ठीक है, बोर्ड आभा नाम है, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से जुड़ जाइए। तो देखिए आपको क्या बोल रहा था कि 3 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अगर प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल किए तो। और बोर्ड आभा का नाम से होगा, बोर्ड आभा जैकबोर्ड। इसको सर्च कीजिएगा, आप लोग खोज के सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा जैकबोर्ड। 4000 बच्चे, लगभग 3900 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए, आप लोग भी जुड़ जाइए। और क्लास 10th के लिए एक ग्रुप है, क्लास दोनों में जुड़ना है आप लोग को, 12th वाला में नहीं जुड़ना है। जैकबोर्ड क्लास 10 चैम्प्स, ये देखिए नाम, क्लास जैकबोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा और बोर्ड आभा जैकबोर्ड। अभी से जुड़ के रह जाइएगा तो फायदा रहेगा। ठीक है, दोनों में जुड़ जाना है। ठीक है।